श्री कृष्ण की गीता का अध्ययन करता हूँ, भागवत गीता। उसमें कई जगहों पर अनेकों जगहों पर ये उल्लेख किया गया है कि हर जीव के जो प्रारब्ध तय होते हैं, उन प्रारब्धों के माध्यम से उसकी मंजिलें तय की जाती है और वो ईश्वर जो है ना, आपको वो रास्ते पर उस मंजिल पर पहुँचाने के लिए विभिन्न सहयोगी माध्यमों से वो प्रेरणाएँ आपको देता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की एक इस विशेष अनुकंपा होती है कि आपके जो नाम है उसको आप कहीं ना कहीं सार्थक करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि संसार में हर जीव, हर प्राणी के अपने अपने मत होते हैं और मतों के अनुसार व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करता है और उस प्रभु के दिए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। नमस्कार, भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी और पौराणिक नगरी के रूप में ख्यात उज्जैनी में इन दिनों विक्रमोत्सव की धूम है। उज्जैनी के लाडले सपूत सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान में यह विक्रमोत्सव आयोजित किया जाता रहा है। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में हम हर बार नए नए अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों के साथ संवाद करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं उनके बारे में और उज्जैन के बारे में। आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं जो कि उज्जैन संभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं। कृषक परिवार से आते हैं और शासकीय सेवा का जुनून उनको यहाँ तक लेकर आया। महाकाल की उन पर विशेष कृपा है। तो हम उन्हीं से समझेंगे और जानेंगे कि उज्जैन में परिवहन सेवाओं का किस तरीके से विस्तार हुआ है, किस तरीके से परिवहन सेवा में, या ये कह कि उज्जैन की इकोनॉमी में परिवहन सेवाओं का कितना योगदान है। तो शुरू करते हैं भारत विक्रम का संवाद श्री संतोष कुमार मालवीय जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। मैं आपके बारे में देख रहा था, कृषक परिवार से हैं, फिर शासकीय सेवा, अच्छी खासी खेती है, कैसे ये जुनून हुआ? निश्चित ही बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मूल रूप से मैं काला पीपल के एक छोटे से ग्राम ढाबला हुसैनपुर का रहने वाला हूँ। पैतृक संपत्ति के रूप में मेरे माता पिता की काफ़ी अच्छी कृषि भूमि रही है। लगभग 100 बीघा के समथिंग मेरे पैतृक ज़मीनें रही है, जिसमें हम लोग या मेरे माता पिता जो है कृषि कार्य करते हैं। शुरुआती दौर में क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे जिले या तहसील लेवल से जुड़ने की संरचनाएँ, रोड वगैरह पहले नहीं हुआ करती थी। इन समस्याओं से माता पिता को रूबरू होते देखता था। बड़ी कठिनाइयों से मोटरसाइकिल से तहसील लेवल तक आते थे। मेरी 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्र मेरे गांव ढाबला हुसैनपुर में हुई। उसके पश्चात चूँकि मेरा जो गांव है वो ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत आता है, मराठा वहाँ के ज़मींदार हुआ करते थे, तो उनको जब देखता था, उनके काला पीपल में निवास हुआ है, तो हमारे काफ़ी करीबी रिश्ते रहे उन लोगों से। उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। उनको देखता था तो उनके कुछ भाई बंधु प्रशासनिक सेवा में हुआ करते थे, कुछ जो है विदेश में भी सेटल हुए, तो उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। उन चीज़ों को देखकर मैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर जो उनके परिवार के लोग थे, मन में बड़ी उत्कंठा होती थी कि क्या बात है, बड़े सूट बूट है, गाड़ियाँ आ रही है। उस समय गाड़ियों पे नीली पीली बत्ती, लाल बत्ती होती थी, तो वो सब देखकर मन में उत्कंठा होती थी कि इनके क्या ठाट बाट है। 2 लाख 4 लोग जो है इनको नमस्कार कर रहे, पैर छू रहे। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में भी घर करने लगी धीरे धीरे। और मेरे पिताजी का जब उनसे संबंध रहा, संपर्क बने रहे, तो उन्होंने भी जब यदा कदा मुझे टोकते हुए कि क्यों ना भैया आप भी प्रयास करें, आप इकलौती संतान हो मेरी, क्या मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ। तो उनका धीरे धीरे सपना बनने लगा कि मैं भी क्यों ना प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, कलेक्टर बनूँ। इस टाइप के सपनों को लेते हुए मैं आगे बढ़ा और 5वीं क्लास से ही उन सपनों को अपने अंतर्मन में आत्मसात करते हुए जीने लगा, कल्पनाओं में जीने लगा।
5वीं के बाद 8वीं 10वीं में ग्रामीण क्षेत्र से आने की वजह से क्या इंग्लिश मीडियम नहीं था हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कालापीपल के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से मेरा 5वीं के बाद में प्राथमिक विद्यालय के पश्चात का शिक्षा वहाँ से ग्रहण किया। वहाँ के हमारे प्राचार्य थे जो बहुत उच्च गुरु कह सकते हैं, उनके सारे गुरुत्व के सबसे अच्छे जो गुण होते हैं वो उनके अंदर विद्यमान थे। उन्होंने मुझे काफ़ी जो है प्रेरित किया कि बेटा आपके पिताजी का ऐसा सपना है, ये सपना है, इनको किस प्रकार से आप जो है धरातल पर ला पाओगे, बन पाओगे। अब वो अंदर की बातें तो उनसे क्या ही करता, लेकिन वो बातें मेरे मन में गहन रूप से अंतर तक आत्मसात करती चली गई। 10वीं के पश्चात मैं भोपाल के शारदा विहार बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था आरएसएस का, वहाँ उन्होंने डाल दिया, क्योंकि वो माननीय हमारे जो देशमुख साहब थे, जमींदार साहब, प्रिंसिपल महोदय, हमारे मेरे पिताजी शुरुआत में मिलिट्री में थे, फिर कृषक वो छोड़ छाड़ के कृषि करने लगे। तो इनके विचारों से जो प्रेरणा ले सकता था बाल मन के रूप में लेता रहा, घर बढ़ती कल से ये बीज जो है आपके मन में जो है आप निश्चित ही कह सकते हैं। उनके माध्यम से शारदा विहार गया, 12वीं तक वहाँ रहा। मैंने 12वीं में मध्य प्रदेश में उस समय जो है टॉप किया था बायोलॉजी ग्रुप से। मेरे उस समय 2000-2001 में 12th में 87% थे मेरे, 87 पॉइंट कुछ तो 88% के समथिंग। उस समय अपने मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो मेधावी छात्र छात्राओं को जो है बाहर और विदेश पढ़ने के मौके मिलते थे। मैं विदेश तो नहीं गया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जो सहायता कोष के माध्यम से दिल्ली भेजा गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा, कुछ समय वहाँ रहा। लेकिन क्या है कि दिल्ली का माहौल कुछ बड़ा एडवांस था, मैं ग्रामीण क्षेत्र का था, तो वहाँ का जो परिवेश था, वहाँ का पहनावा था, वेशभूषा था, वो मुझे अंदर तक जो है ठीक नहीं लगा, कहीं ना कहीं मुझे कचोट रहा था। तो 1 महीने की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं वापस जो है इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ अध्ययन करने लगा। वहाँ मैंने बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा MSc फॉरेंसिक साइंस रहा। फॉरेंसिक साइंस जो है न्यायिक विज्ञान में अपराध शास्त्र का वैज्ञानिक अन्वेषण रूप से, उसमें मैंने बहुत गहराई तक अध्ययन करा, चीज़ों को समझा, प्रैक्टिकली समझा, किस प्रकार से अपराध होते हैं, किस प्रकार से उन अपराधों की मेंटलिटी क्या होती है अपराधियों की, किस प्रकार के सामाजिक परिवेश में वो लोग इन अपराधों को करने के लिए आतातायित होते हैं और उत्साहित होते हैं, उनको उस भाव की कुंठा क्यों नहीं होती है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए फिर मन में फिर से वही जो बचपन में बीज बोए थे प्रशासनिक सेवा में जाने का, वहाँ से वापस मैंने ये सारी चीज़ें देखी। क्योंकि अपराध एक आपको रोकना चाहूँगा कि जब आप दिल्ली छोड़ के इधर वापस आए होंगे गाँव और आपने अपना निर्णय बताया होगा, तो परिवार और आपके जो शुभचिंतक है उनके मन में क्या था, उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया था? बहुत बड़ा प्रश्न किया आपने, और मुझे वापस उन अतीत में ले जाते, मेरी अतीत की जो यादें थी उनको ताज़ा किया है। मैं जब वहाँ से 1 महीने के पश्चात वापस घर को आया तो मेरे पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए। जो लोग मुझे रोल मॉडल मानने लगे थे, क्योंकि मैं टॉप करने के पश्चात वहाँ कालापीपल जिला, पूरा जिला शाहजहाँपुर कालापीपल तहसील में बड़ा प्रसिद्ध हो गया था। अखबारों से लेकर हर जगह मेरे नाम थे। वहाँ के जितने भी विद्यालय प्रिंसिपल थे वो मेरे नाम के उदाहरण छात्र छात्राओं को दिया करते थे। तो निश्चित ही जब मैं वापस 1 महीने के पश्चात कालापीपल आया, मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा मुझसे नाराज़ हुए। कुछ ऐसी बातें भी कही जो कि मेरे दिल को जो है ठेस पहुँचाई उन बातों में, लेकिन मैंने मन में प्रण किया कि आपको निराश नहीं करूँगा। उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया, क्योंकि अपन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, एक निश्चित दूरी होती है पिताजी के साथ, वो दूरी बनी रही उस परिवेश में। लेकिन मन में ठाना कि आप जो चाह रहे हैं उस मंजिल तक निश्चित ही पहुंचने का प्रयास मैं करूंगा, और ईश्वर और मेरे प्रारब्धों ने चाहा तो निश्चित ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो पिताजी को जैसे तैसे मनाया कि पापा मेरी जो वहाँ माहौल है मुझे जम नहीं रहा, मैं वहाँ शायद ऐसा ना हो कि मैं फेल होकर आ जाऊँ तो मैं कहीं जो है मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, आप भी किसी से जवाब सवाल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे तैसे उनको मनाया। आप जैसे बता रहे थे आपका जो सपना है वो बड़ा ही अच्छा, और आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से सजोया भी, और शायद आप पहले बैच के जो है पास आउट रहे हैं RTO से, और इसके पहले भी आपने बहुत सारे नौकरियों के चांस छोड़े भी। क्यों, मतलब क्या ललक थी कि कौन सी नौकरी करना पहले तय करके बैठे थे?
क्या होता है आदरणीय कि हम कुछ भी तय कर लें। मैं भगवान श्री कृष्ण की गीता का अध्ययन करता हूँ, भागवत गीता का। उसमें कई जगहों पर, अनेकों जगहों पर ये उल्लेख किया गया है कि हर जीव के जो प्रारब्ध तय होते हैं, उन प्रारब्धों के माध्यम से उसकी मंजिलें तय की जाती है, और वो ईश्वर जो है ना, आपको वो रास्ते पर उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए विभिन्न सहयोगी माध्यमों से वो प्रेरणाएं आपको देता रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा जब मैंने MSc फॉरेंसिक साइंस सागर यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ पर मेरे साथ में जो साथीगण थे, कुछ यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी थे, उनसे मैं देखता था कि उनका काफ़ी मान सम्मान हो रहा। मैं तो छात्र ही था उस पीरियड में, लेकिन जब देखा कि इनका काफ़ी मान सम्मान हो रहा है, ये वही चीज़ें बीच बीच में छूट गई थी मेरी तैयारी की, तो उनको देखते हुए उनसे मैंने मार्गदर्शन के लिए उनसे निवेदन किया कि कृपया मार्गदर्शन कीजिए भाई साहब। डॉक्टर मेघराज नीनामा, ये वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे सागर यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने कहा कि संतोष तू बड़ा इंटेलिजेंट है, क्योंकि बीच में संपर्क में रहा, उन्होंने जाना वो चीज़ें मैं उनको समझाता पढ़ाता भी था। मतलब वो इंटेलिजेंसी के माध्यम से, उनका सब्जेक्ट नहीं था तो इंग्लिश हुई या फिर मैथमेटिक्स हुआ, इस प्रकार की चीज़ों से मैं उनको कहीं ना कहीं उनको भी मैंने मार्गदर्शन किया। हालांकि वो बड़े थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, सीखने सिखाने के लिए गुरु तत्व उम्र नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उनको कहीं बताया, तो उन्होंने मुझे जाना कि ये इस योग्य है कि शायद बहुत आगे जाएगा। तो मैंने मेरा MSc के बाद मेरा चूँकि 4 बार मैंने नेट और JRF के एग्ज़ाम निकल गए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोफेसरशिप के लिए जो होता है, उसमें 2 JRF निकाले थे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वहाँ से मेरा रास्ता प्रोफेसरशिप के लिए जो था वो खुल गया था मेरे मार्ग। लेकिन जब उनकी वापस संपर्क में आया तो उन्होंने मना कर दिया कि बोले ये तेरे लिए ठीक नहीं, तो इससे ऊपर के लिए कुछ करने के लिए बनाओ। वाह, ये आपके जो है उस समय के गाइड निश्चित ही उनके गाइडेंस का इफ़ेक्ट ये पड़ा कि उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, मैं पहले ही प्रयास में 2 माह के अध्ययन और मेहनत के पश्चात में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पहली बार में पास किया। सब इंस्पेक्टर बना, जॉइनिंग लेटर आ रहा था उसी टाइम। उन्होंने मना करा कि नहीं ये आपको सब इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं करना है। आप बड़े आश्चर्य करेंगे कि एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी मैंने ज्वाइन नहीं की, और मैं जो है कि PSC का एग्ज़ाम दोबारा मुझसे पहली बार में दिलवाया। उनके मार्गदर्शन में मैंने PSC दिया, तो पहली ही बार में मध्य प्रदेश सिविल सर्विस सेवा को क्रैक किया, और असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस का पद मैंने पहली बार 2008 की PSC परीक्षा में प्राप्त किया। ज्वाइन भी किया। 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड था मेरा, 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग लिया मध्य प्रदेश अपना नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी में। मेरा 89th बैच था हम लोगों का, फाउंडेशन बैच। मेरे साथ के कई अधिकारी भी एडिशनल कलेक्टर है, एडिशनल SP है। तो उनके नौकरी के दौरान 1.5 साल का मेरा जो प्रशिक्षण अवधि थी, उस परिवीक्षा के दौरान मैं तैयारी करता रहा। फिर मैं DYSP भी हुआ, RTO हुआ, और मैंने DYSP ड्रॉप करते हुए मैं वर्तमान में आपके समक्ष एज RTO बैठा। बहुत कम ऐसे युवा होते हैं जो पहली नौकरी सब इंस्पेक्टर की यदि आपको मिल जाए और आप उसमें ज्वाइन तक ना करें। अमूमन हमने देखा कि ज्वाइन करने के बाद जो है परीक्षा में लगातार तैयारी की कि उसको उससे ऊपर की नौकरी का प्रयास, लेकिन आप मेरे ख्याल से अलग व्यक्तित्व के वो हैं। लेकिन DYSP भी आपने छोड़ के RTO चुना, इसके पीछे की वजह? ये बड़ी मेरे लिए ये जो निर्णय लेना इतना आसान नहीं था, बड़ा ही कश्मकश भरा समय था। चूँकि DYSP निश्चित ही एक जो रोमांचकारी नौकरी होती है, और इसमें 24 घंटे कई प्रकार के रोमांच भरे दिन आते हैं, घटनाएं होती है, लोगों की सेवा करने का अवसर भी आता है। लेकिन क्या है कि जो आपका सामाजिक परिवेश है, आपके दोस्त यार हैं, आपके शिक्षकगण हैं, सभी लोगों से, क्योंकि हम तो छात्र जीवन से डायरेक्ट शुरुआत में इधर आए हुए थे, तो निर्णय लेना इतना आसान नहीं रहा। तो इन लोगों से सबसे मार्गदर्शन लेने के पश्चात सबका निर्णय ये रहा कि इसमें आपको परिवार को समय देने का थोड़ा सा एक अवसर मिलेगा, आप थोड़ा ज़्यादा समय अपने परिवार को दे पाएंगे, इसलिए मैंने DYSP को छोड़ना उचित समझा। ये भी बड़ी बात है कि DYSP ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा उसकी जो है प्रशासनिक पकड़ भी होती है, जनता के बीच भी जो है नेटवर्किंग बहुत तगड़ी होती है, आपने उसको भी त्याग दिया था। आपने बताया कि आप कृष्ण भक्त हैं। हाँ जी।
तो ये लेख पठन की परंपरा, मतलब कृष्ण के प्रति इतना रुझान क्यों है आपका? जैसा कि वास्तविक में मेरा नाम ही संतोष है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की एक इस विशेष अनुकंपा होती है कि आपके जो नाम है उसको आप कहीं ना कहीं सार्थक करें। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि संसार में हर जीव, हर प्राणी के अपने अपने मत होते हैं और मतों के अनुसार व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन करता है और उस प्रभु के दिए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। तो मैं पता नहीं क्यों मेरा मन ही ऐसा हो गया कि मुझे परमेश्वर को जानने की कोशिश करना चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे साथीगण ऐसे हुए, या फिर यूँ कह दो कि व्यक्ति जो है अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। तो मेरे साथ लगभग ऐसे ही लोग रहे जो प्रभु के ज़्यादा सानिध्य में रहे और उनका उपदेश, उनके आचरण संतत्व रूप में रहे। अभी वर्तमान में हरिशंकर मेहता साहब मेरे जो गुरु हैं, उनके गुरु तत्व से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और उन्हीं का परिणाम है, उन गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मुझे भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण को जानने का मौका मिला। प्रयास करता रहता हूँ, अध्ययन करते रहता हूँ, लेकिन संपूर्ण को जानना इतना आसान नहीं है। बस एक छोटा सा आत्मा सा प्रयास है। कुछ लेखन के बारे में भी सोच रहे हैं क्या आप? मैं यही कहूँगा, अगर लिखने का मौका मिला या खाली समय इतना दे पाऊँ तो परमेश्वर के ऊपर ही, भगवद गीता की जो व्याख्यान रहे हैं उनके ऊपर एक छोटी टीका टिप्पणी करने के प्रयास आने वाले भविष्य में। आप एक शहरी कल्चर में हैं, अब जिस तरीके का आपका नौकरी है, जिस शासकीय सेवा में आप हैं, और ये भी है कि आपको जंगल प्रिय है, ये दोनों बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। क्या है, आपका जो मैंने गीता जी में पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण को जानने के प्रयासों के बीच में, उसमें जो लिखा है इस संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, रज गुण, तम गुण और सत्व। इन 3 गुणों के आधार पर ही जीव का व्यक्तित्व और उसका मन मस्तिष्क कार्य करता है और उन्हीं के आधार पर जो जीव है अपने आने वाले या भविष्य की जो यात्रा है वो तय करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर जो है सतगुण और रज के बीच की कुछ व्यवस्था ऐसी रही है, उसकी प्रधानता है। तो मुझे शांति और लोगों की सहायता, जंगल, ज़मीन, प्रकृति ये पसंद है और मेरे हृदय में ये वास करती है। कभी खेती आपको याद आती, बुलाती है, या फिर खेती के प्रति कभी रुझान? निश्चित ही याद आती है और समय समय पर मैं जाता हूँ। आप शायद आश्चर्य करेंगे, मैं आज भी जब खेतों में जाता हूँ, मैं खेत में जब पानी चलता रहता है उसमें उतर जाता हूँ। कई बार उसके जो मेड़े बनाता हूँ, पानी दिलवाता हूँ। और क्या है कि हमारे यहाँ छोटे जो तालाब वगैरह भी बना रखे खेतों में। 100 बीघा ज़मीन काफ़ी अच्छी ज़मीन कही जाती है, तो हमारे निजी तालाब वगैरह भी बना रखे हैं। उसमें मछलियाँ वगैरह भी, जो मतलब पालना सिर्फ इसलिए कि वो उनको देखना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ व्यवसाय नहीं है उनका, लेकिन वो जल है, डाल दिए, जीरे, तो बस इस प्रकार की चीज़ें हैं। मेरे बगीचे हैं संतरे के, जामफल के, उनके बीच में बैठता हूँ, ज़मीन पे भी बैठ जाता हूँ। मुझे बड़ा एक संतोष फील होता है, प्रकृति का सानिध्य फील होता है, उसमें एक निकट भाव का मुझे अंदर से समावेश मिलता है, ऐसा लगता है। इसलिए मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। मतलब आपका गांव अभी आपसे छूटता नहीं है, वो यादें जो है आपको वहाँ ले जाती हैं। निश्चित ही मुझे लग रहा है कि परिवेश में आप ढल भी जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और क्या है कि ये कोई उपदेश वाली बात नहीं है, किसी को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन आपके आसपास रहने वाले उस चीज़ का अमल करें ना करें, ये अब वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत हो रहा था उस पीरियड में दुर्योधन को भी पता है, शिशुपाल को भी पता है कि परमेश्वर है, लेकिन उनकी अंतरात्मा मानने को तैयार नहीं है और उनसे वो बांधने चले थे, उनसे युद्ध करने चले थे, उनको 100 गालियाँ दी। तो सब में उस गुणों की प्रधानता के आधार पर वो चीज़ों को तय करते। तो मुझे प्रकृति में ये कार्य करना, लोगों की मदद करना और जल जंगल ज़मीन में रहना, ये सब पसंद है। आप उज्जैन में शायद 4-5 साल से पदस्थ हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के तौर में। उज्जैन में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका तेज़ी से विस्तार हुआ है, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे ट्रांसपोर्ट के आप देख रहे हैं उज्जैन का, क्या परिवर्तन आया है? निश्चित ही मुझे
यहाँ पर उज्जैन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ये 6वां वर्ष चल रहा है। और इन 6 वर्षों में मैंने देखा, आज से 3 साल 4 साल पहले जब नया मैं यहाँ से 4-5 साल पहले आया था, तो यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियाँ थी, रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे और लोगों के आवागमन के जो संसाधन थे, जिसमें कि बसेस हो गई है, आपकी ई-रिक्शा हो गए, मैजिक हो गए, दूसरे अन्य जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनकी संख्या, रोड के स्ट्रक्चर, इनको सबको देखा जाए तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आने के पश्चात आप खुद भी फील कर रहे हैं, आप देखिएगा पूरे शहर से लेकर आसपास पे जो एडजॉइनिंग जगह हैं, रोड हैं, उनको हर रोड को 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन, मिनिमम 2 लेन से कम का रोड मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं भी उज्जैन के आसपास कनेक्टिंग रोड नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है पिछले 2-3 सालों में ये रोड जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी विस्तार किया है और उनकी संरचनाओं को सुदृढ़ किया है। उन्हीं के माध्यम से जब माननीय के आने के पहले महाकाल लोक का जो लोकार्पण हुआ था, चूँकि मैं उस पीरियड में यहाँ रहा हूँ, तो लोकार्पण के पहले की अगर गतिविधियों को देखें तो यहाँ जो है आवागमन के साधन भी उतने ही नहीं थे, रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचनाएं इतनी विकसित नहीं थी। लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी, महाकाल लोक की ख्याति संपूर्ण विश्व भर में फैल गई, तो संपूर्ण विश्व भर से, भारतवर्ष से, अन्य राज्यों से लोगों का आवागमन लगभग, आज की जनसंख्या देखें तो लगभग 2 लाख 1.5 लाख लोग लगभग सैटरडे संडे में यहाँ आते हैं। और रोज़ाना के हिसाब के आंकड़ों को हम देखें तो 70-80 हज़ार व्यक्ति या लोग जो है रोज़ाना भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। अब इतनी बड़ी पब्लिक को यहाँ तक लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होना, इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने इन समस्याओं को समझा, क्योंकि वो मूलतः उज्जैन के ही निवासी हैं। इन समस्याओं को समझते हुए उन्होंने संपूर्ण उज्जैन से जुड़े हुए जितने भी रोड हैं सबको 4 लेन कर दिया, 6 लेन कर दिया। मतलब आवागमन के जो संसाधन है वो स्मूथ हो गए, गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। अब उनकी ये दूरदृष्टिता ही तो है कि आज से 3 साल पहले उज्जैन का परिवहन विभाग का जो राजस्व का आंकड़ा था शासन को, हम परिवहन विभाग के माध्यम से 100 करोड़ के समथिंग का राजस्व दे पाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदृष्टिता को उन्होंने देखते हुए शासन प्रशासन का एक गठजोड़ बनाया और यहाँ पे जो ये विक्रमोत्सव व्यापार मेला का आयोजन करने लगे। क्योंकि विक्रमोत्सव मतलब भगवान, आप शब्दों से ही समझ में आ रहे हैं, विक्रमोत्सव हमारे न्यायप्रिय महाराजा विक्रमादित्य की नगरी होने के कारण उनके नाम की ख्याति वैसे ही विश्व भर में क्या, वो तो सब जगह फैली हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और ज़्यादा इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिए गए और विक्रमोत्सव व्यापार मेले के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में इस मेले की ख्याति को उन्होंने फैलाया। इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के 4 व्हीलर है, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, अन्य दूसरे जो छोटे परिवहन के साधन हैं, रिक्शा वगैरह, उनकी जो शासन को टैक्स प्राप्त होता था, उस टैक्स में उन्होंने 50% की जो टैक्स की छूट उन्होंने प्रदान की है। उसके माध्यम से इस मेले की जो ख्याति है विश्व भर में फैल रही है। विश्व भर इसलिए कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के कई लोग जो है विश्व के विभिन्न कोनों में जो है IT सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, और जब उनको पता चलता है तो वो छुट्टियां ले लेकर यहाँ आते हैं और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनका निवास कार्ड वगैरह लगाते हैं और ये मेले का लाभ प्राप्त करते हैं। यदि तुलनात्मक रूप से यदि बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, खासकर 3 पहिया, मैं जब उज्जैन में घूमा तो मैंने देखा इनकी बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा 3 व्हीलर भी बहुत हैं। एक तो ये सवाल, दूसरा क्या है कि बस ट्रांसपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो एज ए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अगर तुलनात्मक बता पाएँ आप तो। निश्चित ही माननीय के द्वारा जब मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया तो उनकी विभिन्न समस्याएं उन्होंने यहाँ जो देखी थी, छोटा शहर था हमारा उज्जैन, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स को जब उन्होंने सुदृढ़ किया तो कई लोगों के द्वारा जो है बस के धंधे में घुसे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश में तो मुझे लग रहा बहुत बड़ा एक साधन है, जिसके माध्यम, बसों के माध्यम से लोग प्रदेश के अन्य जगहों पर, जिलों में
इंटर सिटी इंटर स्टेट के रूप में आना जाना करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि दावत जैसी जगहों पर सुबह जाते शाम को वापस आते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो छोटी जगह या भोपाल बोल दो आप, आपका इंदौर बोल दो, वहाँ तक के लिए आवागमन के जो साधन बढ़े हैं ये हमारी रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर या स्मूथ होने की वजह से ही ये संसाधनों में वृद्धि हुई है। जब शुरुआत में आज से 5 साल 4 साल पहले की स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1,500 से 2,000 बसें हुआ करती थी, वो भी जैसे कि इंदौर के किसी बस ऑपरेटर के द्वारा बस का धंधा किया तो वो रजिस्टर जरूर यहाँ करवा ली, लेकिन उसका संचालन वो इंदौर के माध्यम से करता था, इंदौर भोपाल करता था। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारे उज्जैन में बड़े बड़े बस ऑपरेटर हो गए हैं और लगभग 5 से 7 हज़ार सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यात्री बसों का संचालन हमारे उज्जैन से हो रहा है। निश्चित ही बहुत बड़ी संख्या है, हाँ, निश्चित ही बड़ा बूम है। और उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ई रिक्शाओं की संख्या पिछले 3-4 सालों में आज वर्तमान में लगभग 10,000 के समथिंग ई रिक्शा उज्जैन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो दूरदृष्टिता को हम धरातल पर लाए, उनके आदेशों का पालन। अभी व्यापार मेला चल भी रहा है और अभी शायद 9 दिन या 10 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया है। इस व्यापार मेले का क्या अनुभव है आपका? व्यापार मेले को मेरा अनुभव जो कहता है, सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे शहरवासियों को देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए। मैं तो वो अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ। क्या है कि कहने को विक्रमोत्सव व्यापार मेला शासन की तरफ से दिखाई देता है, लेकिन ये जो जनता वहाँ उस शहर से जुड़ी हुई, प्रदेश से जुड़ी है, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि पिछले प्रथम जो पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विक्रमोत्सव व्यापार मेला में वाहन मेला आयोजित किया था, उसमें पहली ही बार में 25,000 से भी अधिक 4 पहिया वाहनों का विक्रय हुआ था। और ये जो पिछले 100 वर्ष 1905 में ग्वालियर से मेला चल रहा है हमारा, 1905 से जो सिंधिया जी के राजपाट में वहाँ चालू किया गया था, पहली ही बार में उस 100 वर्ष से भी अधिक पुराने मेले के रिकॉर्ड को तोड़ा और लगभग 25,000 गाड़ियाँ जो यहाँ विक्रय हुई, जिनसे लगभग 125 करोड़ रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ। और ये तीसरा मेला चल रहा है वर्तमान में हमारा 2025-26 का। दूसरे मेले में लगभग 36,000 के समथिंग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहन विक्रय हुए थे, जिससे 186 करोड़ रुपए का शासन को प्राप्त हुआ था राजस्व। और अभी जो वर्तमान चल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार नवरात्रा पीरियड को देखते हुए आम जन को उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो इस मेले की अवधि को 10 दिन बढ़ा दिया गया है, जो 29 मार्च तक संचालित होगा। अभी आज जो है हमारा 18 मार्च है, लगभग 11 दिन का मेला बचा हुआ है। आज 18 मार्च तक की जनसंख्या, हमारे वाहनों की संख्या को देखा तो लगभग 27,000 गाड़ियाँ आज हम बेच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये पिछले वर्ष का रिकॉर्ड निश्चित ही तोड़ने की कगार पर हम खड़े हैं। और इनकी वजह से जो गतिविधियां बढ़ रही है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, कई बैंक कर्मी, फाइनेंस कंपनियां जो है हमारे मेले ग्राउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में जो संचालित हो रहा है, वहाँ अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। आज लगभग 150 के समथिंग 4 पहिया वाहनों के शोरूम जो अस्थायी रूप से उन्होंने वहाँ बना रखे हैं। 40 के समथिंग 2 पहिया वाहनों के शोरूम्स वहाँ स्थापित कर रखे। तो वहाँ देखेंगे तो अलग ही एक माहौल नज़र आएगा कि एक नई छोटी सी सिटी बसा रखी है। क्योंकि मेले जो होते हैं ना, चीज़ों के सेव मिक्सचर नमकीन खाने पीने के, बच्चों के खिलौने के मेले होते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो करोड़ों की गाड़ियाँ मेले में बिक रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक आश्चर्य का विषय है और इसकी वजह से बहुत बड़ा बूम आया, क्योंकि आप संख्या से समझ सकते हैं इतनी गाड़ियाँ बिक रही है, तो निश्चित ही उनकी वजह से यहाँ पर व्यापार। चूँकि आपने बताया कि अभी 27,000 गाड़ियाँ जो है बिक चुकी हैं, यदि इसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्सनल व्हीकल में देखें तो क्या रेशो है इसका? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में तो यहाँ पर जो है उच्चतम स्तर को छू रही है हमारी उज्जैन नगरी। इसका इन गाड़ियों के आंकड़ों में से हम निकालें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की संख्या का हिसाब से, जैसे टैक्सी की जो गाड़ियाँ हैं, LMV की गाड़ियाँ, जो 27,000 गाड़ियाँ बिकी है। आज आप देख रहे होंगे कि आपको भी यहाँ से भोपाल जाना या फिर कहीं दूर दराज भारतवर्ष के किसी अन्य ज़िले या प्रदेश को जाना है, तो आप लग्जरी कारों को प्रीफर करेंगे, थकावट ना हो। तो ये जो गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही है,
इनको टैक्सी के रूप में कन्वर्ट करवा कर ये लोग मैक्सिमम, मुझे लग रहा है कि 27,000 में से कम 10,000 गाड़ियाँ टैक्सी के रूप में आने वाले समय में संचालित होगी। ई रिक्शाओं की संख्या इस पीरियड में भी बढ़ी है, तो ये 10,000 गाड़ियाँ आप टैक्सी में संचालित मानिएगा, क्योंकि ये एक आर्थिक उन्नति का और उसका साधन है, और इनमें से लगभग 10,000 गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होने वाली है। अच्छा, हालांकि आपसे जुड़ा विषय नहीं है, पर अगर शायद आपकी अधिकतम जानकारी में हो, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत मायने रखती हैं, वो प्राइवेट व्हीकल में भी। जब यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, डिफ़ाल्टर्स की संख्या भी फिर कम हुई होगी, क्योंकि अगर गतिविधियाँ बढ़ रही हैं तो डिफ़ाल्टर्स, जो बैंक डिफ़ाल्टर है या बैंक करप्ट हो जाते हैं। अगर आपकी जानकारी में तो वो और थोड़ा आपसे शेयर करें। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि सारे जो आंकड़े हैं ऑनलाइन आ गए हैं, और बैंक डिफ़ॉल्टरों की जो संख्या की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही उसमें कमी आई है। पहले क्या होता था कि हर बैंक जाकर हमारे जो एनओसी प्राप्त करना, बैंक डिफ़ॉल्टर है कि नहीं है, उन्होंने बीच में कहीं कंटिन्यू लोन पहले से संचालित किया कि नहीं किया, इनके लिए अब अलग अलग दिशाओं में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ज़माना है, कौन व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है कौन नहीं है, उसके हिसाब से हम ऑनलाइन सब देख सकते हैं, और हमारे मोबाइल पे सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। तो डिफ़ॉल्टरों की संख्या निश्चित रूप से कम हुई है, और व्यक्ति निश्चित ही जल्दी पकड़ाया जाता है। तो अब डिफ़ॉल्टर, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक से अधिक लोन प्राप्त हो, वो कोशिश करता है कि मैं डिफ़ॉल्टर ना हो जाऊँ। तो डिफ़ॉल्टरों की संख्या निश्चित रूप से कम है। क्योंकि जब गाड़ियाँ बिकती हैं तो खैर सरकार को तो टैक्स मिलता ही है, इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता होगा, उनकी भी तो लॉटरी लगने जैसा ही है। देखिए, जब आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होता है ना, तो उस पर्टिकुलर विधा से या उस पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, चाहे वो उच्चतम स्तर का हो, निम्नतम स्तर का हो, या वो आइट साइड से पार्शियली जुड़ा हुआ हो, हर सेक्टर को कहीं ना कहीं उतना ही लाभ होता है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसकी संरचनात्मक जो स्थिति है, वो बड़ा है छोटा है, जो भी सेक्टर है, उसको उस हिसाब से लाभ प्राप्त होता है। तो निश्चित ही बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ बिक रही है, उन पर जब हम इंश्योरेंस की बात करें तो 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस प्राप्त होता है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के भी बल्ले बल्ले जी रहे हैं। जी, एक सवाल और जो मैंने सुना है कि चूँकि आप जिस ग्रामीण परिवेश से आए और बहुत सारी हालात को देख के भी आए, आर्थिक रूप से भले आप संपन्न थे, लेकिन आपने वहाँ पर लोगों के बीच में आर्थिक कमियाँ भी देखी होंगी, लोगों की गरीबी भी देखी है। हमें लोग बता रहे थे कि आप समाज सेवा भी करते और ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से, और ये नया रोल जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये बातें। और इसका जो मूल कहूँगा तो जो मेरे प्रारब्ध रहे होंगे, जिसके माध्यम से मेरा अन्य लोगों से जो संपर्क रहा, मैं ऐसे ही लोगों से लगभग संसर्ग और संपर्क में रहा जिनके माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरे बहुत से गुरु हैं। गुरु सिर्फ हमें पढ़ाता, सिखाता, लिखाता, वही गुरु नहीं होता है। गुरु तत्व जो है ना, जहाँ जिससे जो सीखने को मिल जाए। और मेरा मूल स्वभाव जो है ना, बड़ा संतोषी है, ईश्वर के नज़दीक हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें मैं भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ता हूँ, वेदों के आख्यानों को समझता हूँ, आप मानिएगा कि मैं खाली समय में अगर मोबाइल में भी हूँ तो यूट्यूब के माध्यम से गीता के व्याख्यान वगैरह, वेद व्याख्यान आख्यान समझता हूँ। तो इन चीज़ों के माध्यम से अपने आप ही प्रभु के जब नज़दीक पहुँचोगे तो अपने आप ही आप वो काम करोगे जो कि दया के भाव को विकसित करेंगे आपके अंदर। और जब आप किसी ऐसी कारुणावस्था के लोगों को देखेंगे, जीवों को देखेंगे, तो निश्चित ही अपने मन में अपने आप ही वो भाव होंगे कि उनकी सहायता करने को। आप किस तरीके से सहायता करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ जब कभी भी निकलता हूँ तो, जैसे कि समय समय की बातें हैं, मान लो बारिश का समय है या ठंड का समय है, किस प्रकार के लोग मेरे समक्ष आ जाते हैं। कोई गरीब बहन है जिस कुछ छोटी मदद हो जाए तो उनकी शादी ब्याहों में भी कुछ ना कुछ मदद करता रहता हूँ। गरीबों को मतलब ये आप क्या है, अपने आप की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहिए, अहम का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन कई घटनाएं, दुर्घटनाएं, इस घटनाएं, अच्छी घटनाएं, सुघटनाएं ही हुई।
जैसे कि मैं एक दो मेरे प्रसंग आपके समक्ष लाना चाहूँगा। छोटी मोटी तो चीज़ें मैं मदद करता रहता हूँ। एक बार की बात है, कोरोना काल था। मैं मेरे गृहनगर को जा रहा था कार से, तो उस समय एक गर्भावस्था की महिला थी। उसके पास उस समय जो है गाड़ी, हमारे जो नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन के साधन बंद थे। तो मैंने देखा उसका पति, साइकिल थी उसके पास, और साइकिल भी पंचर हो रही थी। उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे और वो जो थी गर्भावस्था में थी। तो अनायास ही मेरा मन हुआ, मैं रुक गया। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? उनको आप माने कम से कम 200 किलोमीटर जाना था। तो मैंने कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो थोड़ा डरी भी, क्योंकि बड़ी गाड़ी, हूटर वाली, बत्ती वाली गाड़ी। तो मैंने कि आप डरिए मत, शाम का मतलब लगभग 8 बजे का समय था। तो मैंने उनको रोका करा, मेरे जेब में जो कुछ पैसा था उनको गाड़ी में बिठाया। मैंने लगभग 10 किलोमीटर शुजालपुर, आस्था से शुजालपुर 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता मेरी गाड़ी से मैं उनको वहाँ तक छोड़ा। और वहाँ एक दो उनके किसी व्यक्ति को उन्होंने कॉल करके बुलाया था, तो मोटरसाइकिल से वो उनको लेकर आए। वो बंदे के पास साइकिल थी, वो वहाँ मोटरसाइकिल से कोई इंतज़ार कर रहा था। मैंने वहाँ उनके बच्चों को, पति वहाँ साइकिल से आया, दोनों को बिठाया। मेरे पर्स में जो भी 20-15-20 हज़ार रुपये थे मैंने उनको दिया, और बच्चों को, मेरे बच्चे जो खा रहे थे वो सारा खाना उनको दिया। मैंने, बेटा आप खाओ, चिंता ना करो। तो जो जिस प्रकार की व्यवस्था मिल जाती, मैं अपनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, अपने उज्जैन में ही मैं अपने यहाँ गया था, अपने क्या बोलते हैं, फ्रीगंज में घूम रहा था। ऐसे टहलने का मन हुआ, छोटी गाड़ी से निकला। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो प्रोफेसर, वो भी निकल गया। तो रात्रि के 11 बज रहे थे, बस ऐसे ही मन हुआ टहलने का, प्रकृति के बीच अच्छा लगता था, बस टहल रहा था ऐसे सिंपल गाड़ी से। तो रात के 11:30-12 बजे के आसपास एक बहुत बुजुर्ग, लगभग 80+, चलने को नहीं बन रहा था। पता नहीं मेरा ऐसा मन किया, वो चीज़ें खोज लेती, मुझे ऐसा लगता है मैं देख लेता हूँ कि मैं उनके पास गया। मैंने, दादा कहाँ भटक रहे हो आप इतनी रात को? छोटा सा गंदा सा बैग लटका रखा, चोला जिसको बोलते हैं। तो बोल भी नहीं पा रहे स्पष्ट, कुछ बातें समझ में। मैंने कहाँ तक जाना है? तो बोले मुझे ये गंगेड़ी के आसपास कोई गांव बताया। मैं वो गंगेड़ी तो जानता तपोभूमि के आगे, लेकिन वो कोई गांव था वो नहीं पहचाना। मैंने, आपने देखा है? बोले हाँ देखा। मैं 12:30 बजे उनको गाड़ी में बिठाया, उनके घर तक छोड़ने गया। 12:30-1 बज गए। मेरा दोस्त बोले, आपने कैसे पहचाना? मुझे पता नहीं यार, मेरा मन हुआ कि इनसे पूछना चाहिए। तो इस प्रकार की मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होती है, आपके अंदर जो दया के भाव होते हैं वो अपने आप में ही एक पॉजिटिव रूप में आपके रास्ते बनाते हैं, और आप मदद के रूप में किसी की मसीहा बन सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में दया और करुणा को तो बहुत उत्तम स्थान माना ही गया है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आपकी फिटनेस का राज क्या है? आपने मुझे अंदर तक आह्लादित कर दिया, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन ठीक है, कई लोग पूछते हैं, मेरे बेच के साथी जो है सब बड़े उथल हो रहे हैं इस टाइप से, क्योंकि वैसे भी मध्य प्रदेश और उसमें भी मालवा बड़ा खान पान का शौक़ है सभी को, और खूब खाते। मैं कृषक परिवार से हूँ, खूब घी दूध वगैरह आता है वहाँ से भी, जब भी उधर से। मैं डाइट कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए। इसके अलावा योग प्राणायाम पर बड़ा भरोसा और विश्वास करता हूँ मैं। वो समय समय पे, मतलब आधा घंटा, पौन घंटा, जो जैसा निकल जाए वो मैं निकाल कर और योग प्राणायाम। तो ये थे संतोष कुमार मालवीय जी, जिन्होंने विस्तार से बताया न केवल अपने जीवन की यात्रा के बारे में, बल्कि उज्जैन में किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों ने उज्जैन की उन्नति तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद करने के लिए।